नमस्कार, यूएसएन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। अक्सर कुछ बीमारियां ऐसी होती जिससे हम खुले तौर पर चर्चा कर ले सकते हैं और अपने परिजनों के साथ, क्या समाज के यार दोस्तों के साथ और फिर बाद में डॉक्टर्स के भी सलाह मशवरा लेकर उस बीमारी की रोकथाम कर सकते हैं। लेकिन कुछ एक बीमारियां ऐसी होती है जिसके बारे में हम बात करने में झिझकते हैं, संकोच करते हैं और शायद परिजन क्या, हम डॉक्टर से तो कभी बात ही नहीं करते इसके बारे में। और यही एक कारण हो सकता है कि ये एक गंभीर स्वरूप ले ले इस बीमारी को और उससे कुछ फेटल डिजीज़ हो जाए। ऐसी इन बीमारियों में से एक बीमारी है गुद रोग, या फिर कहिए एनोरेक्टल डिजीज़, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। मतलब सीधी बात कहो तो मूलव्याध या फिर बवासीर या फिर भंगदार, इस किस्म की बीमारियां हैं जो अक्सर इंसान झिझकता है इसके बारे में बात करने के लिए, जो आगे चलकर एक गंभीर स्वरूप ले लेता है। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे और हमने आज यहाँ पर अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है डॉक्टर राजेश सिंघानिया सर को, जो वैसे LIC स्क्वायर स्थित कामठी रोड पर विदर्भ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, यानी जिसको विम्स कहते हैं, वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर कम कंसल्टेंट है। अलावा इसके शुभम नर्सिंग होम के भी ये डायरेक्टर एंड कंसल्टेंट है और जेन्युइन पैथोलॉजिकल लैब धंतोली के ये डायरेक्टर है। GMC से और IGMC से इनका ताल्लुक़ है, क्योंकि यहीं से इनकी पढ़ाई हुई, इनकी पोस्ट ग्रेजुएशन हुई। आगे चलकर इन्होंने यहीं पर लेक्चरशिप की, असिस्टेंट प्रोफेसर भी रहे, भिलाई में भी प्रोफेसर रहे ये, और पिछले 25 सालों से ये कंसल्टेंट के तौर पर काम करते आ रहे हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में इनके 10 रिसर्च पेपर्स प्रेजेंट किए गए, जो काफ़ी सराहाया गया है। अलावा इसके कई सारे प्रकल्पों से जुड़े हैं, सामाजिक प्रकल्पों से, और हिंगन घाट, RV, मोर्शी जैसे इलाकों में इन्होंने फ्री ऑपरेटिव कैंप्स चलाए, जहां रिकॉर्ड है इनका कि कम से कम 60 ऑपरेशन सक्सेसफुल इन्होंने अर्जित की है। अलावा इसके डॉक्टर प्रकाश आमटे के लोक बिरादरी प्रकल्प से भी जुड़े और वहाँ के ये पहले लैप्रोस्कोपिक सर्जन हैं जिन्होंने सक्सेसफुली कुछ ऑपरेशंस वहाँ पर किए हैं। कई सारे अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल संगठनों से ये जुड़े हुए हैं और साथ साथ में ट्री प्लांटेशन इनका एक काफ़ी खासा शौक रहा है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, जैसे मैं कह रहा था कि कुछ बीमारियां ऐसी होती है जहां हम शायद बोलने में झिझकते हैं और इसी से आगे चलकर वो फेटल होने के चांसेस है। तो हम बात कर रहे हैं एनोरेक्टल डिजीज़ के, तो ऐसी कौन सी ये बीमारियां और इसमें कौन से कॉमन डिजीज़ होते हैं सर इसके? आपने सही कहा कि लोग इस बीमारियों को छुपाने की कोशिश करते हैं। कुछ दिनों से या कुछ वर्षों से मैं देख रहा हूँ इसमें काफ़ी चेंज आया है। आप अगर मूवी में जाएंगे, आप अगर देखते हैं 3 इडियट मूवी, तो उसमें खुलकर इस चीज़ों के बारे में बात की है और मुझे लगता है कि इसके कारण पब्लिक में भी काफ़ी अवेयरनेस आया है। काफ़ी लेख आजकल पेपर में आते हैं और इसके कारण अवेयरनेस काफ़ी हो गया है और अब लोग सामने आने लगे हैं। पहले जो झिझक होती थी, इसके कारण जो पेशेंट्स होते थे वो यूजुअली डॉक्टर के पास या क्वालिफाइड डॉक्टर के पास नहीं आते थे और वो कहीं किसी अनक्वालिफाइड या हकीम वैद्य के यहाँ जाते थे, वैक्स के जाते थे, जहाँ उनका ट्रीटमेंट बराबर नहीं होता था और फिर वो ट्रीटमेंट गंभीर रूप में, बीमारी गंभीर रूप में बढ़ जाती थी। अब इसमें क्वालिफाइड डॉक्टर आ गए हैं। क्वालिफाइड डॉक्टर भी खुल के इस बीमारी के बारे में बोलते हैं। सेमिनार्स होने लगे हैं, एनोरेक्टल डिसीज़ पे अलग से सेमिनार होने लगे हैं और अब अवेयरनेस बढ़ गया है, लोग अब सामने आने लगे हैं और इसके कारण हम ऐसा, मतलब बीमारी शायद नहीं बढ़ी होंगी, बट लोग अब सामने आने से हमें बीमारी अब ज़्यादा दिखने लगी है। अब पुराने लोग जो क्वैक्स के पास जाते थे, इसके कारण काफ़ी मिसकंसेप्शन भी आ गए हैं। अच्छा, जैसे पेशेंट अगर हमारे पास आता है तो कभी कभी ये पूछता है कि सर आप ऑपरेशन के बाद ये कैंसर में बदल जाएगा। अच्छा। हालांकि ऐसा नहीं है। पहले क्या होता था कि ब्लीडिंग कैंसर से भी होती थी और पेशेंट क्वैक के पास जाता था, जिसे ये समझ में नहीं आता था कि ये पाइल्स है कि कैंसर है, और उसको पाइल्स तरीका ट्रीटमेंट करके भेज देता था। जब बीमारी बढ़ जाती थी, कैंसर का स्वरूप लेता था, हाँ, और जब पेशेंट कैंसर लेके जब डॉक्टर के पास जाता था तो उसे ऐसा लगता था कि मैंने पाइल्स का ऑपरेशन कराया इसलिए मुझे कैंसर हो गया। हालांकि कैंसर पहले से ही था, जिसको पाइल्स करके ट्रीट किया गया, क्योंकि जो इस डॉक्टर के पास उसने ट्रीटमेंट लिया था वो इसका नॉलेज नहीं रखता था। तो मेरी सभी पेशेंट से यही गुजारिश रहेंगी कि ट्रीटमेंट कराना है तो क्वालिफाइड डॉक्टर के पास कराएं, क्वालिफाइड डॉक्टर, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो एलोपैथिक हो या होम्योपैथी हो, बट वो क्वालिफाइड डॉक्टर होना चाहिए।
सर जब हम आमतौर पे जब बवासीर की बात करते हैं, पाइल्स की बात करते हैं, तो एक कॉमन नाम यही आता है पाइल्स, लेकिन इससे जुड़े हुए फिशर्स, फिस्टुला, फिर एब्सेस और भी ऐसे कई सारे रिलेटेड डिजीज। तो ये कॉमन डिजीजेस जो है पाइल्स को लेकर, तो इनको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हो आप कि ये पाइल्स है, ये फिस्टुला, ये फिशर है? मैं बड़े सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा इस बारे में, ताकि वो पेशेंट भी खुद डिफ्रेंशिएट कर सके, आम जनता समझे। हाँ, जिसे आम जनता समझे। सबसे पहले तो 3 टाइप की बीमारियां बहुत कॉमन है, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, और फिर एब्सेस मतलब पस हो जाता है। तो पाइल्स को मराठी में मुड़व्याध बोलते हैं, हिंदी में बवासीर बोलते हैं। तो एमपी का पेशेंट आएगा वो बवासीर बोलेगा, महाराष्ट्र का पेशेंट आएगा वो मुड़व्याध बोलेगा, और इंग्लिश में पाइल्स बोलते हैं। फिस्टुला जो होता है उसे हिंदी में भागंदर बोलते हैं, और मराठी में उसे नाली घाव बोलते हैं। तो ये मराठी और हिंदी में हो गया। और एक फिशर होता है जिसे हिंदी में अर्श कहते हैं, और यूजुअली पेशेंट को इन तीनों चीज़ों के बारे में मालूम नहीं रहता, वो हर बीमारी को पाइल्स ही कहता है। अब एक्चुअली इसको डिफ्रेंशिएट कैसा किया जा सकता है कि जो पाइल्स होता है उसमें पेनलेस ब्लीडिंग होती है, मतलब पेशेंट अगर मोशंस को जाता है तो उसे सिर्फ ब्लीडिंग बूंद बूंद गिरेंगी या धार गिरेंगी और दर्द नहीं होगा, तो ये पाइल्स है। तो हम कभी भी पेशेंट को पूछते हैं कि आपको मोशंस में पिचकारी सरी का ब्लड जाता है क्या, अगर वो कहता है हाउ, तो इसका मतलब पाइल्स है। अच्छा, ठीक है। फिशर में बहुत पेन होता है, फिशर में इतना ब्लीडिंग के साथ पेन होता है, ब्लीडिंग के साथ पेन भी होता है। उसमें ब्लीडिंग कम होंगी, उसमें 2-4 बूंद पहले या 2-4 बूंद बाद में होंगी। ऐसा पिचकारी सरी का ब्लड नहीं जाएगा जो पाइल्स में जाता है, और उसमें पेन बहुत रहता है, यानी इतना पेन होता है कि पेशेंट मोशन जाने को डरता है, वो अपने मोशन से लैट्रिन जाने को डरता है, जिसके कारण जो मोशंस है जो जमा रहते हैं वो और हार्ड हो जाते हैं, और फिर और ज़्यादा पेशेंट को दर्द होता है। तो फिशर के लक्षण यही है कि बहुत दर्द होता है, पेशेंट को चलने में भी तकलीफ होती है। और फिस्टुला जो होता है जिसमें पस जाता है या मवाद जाता है, कहीं ना कहीं से मवाद जाएगा पेशेंट के एनल रीजन के आसपास से, वो यूजुअली फिस्टुला होता है। और जब कभी इन्फेक्शन हो जाता है, चाहे वो फिशर का इन्फेक्शन हो, चाहे फिस्टुला का पस अगर बाहर नहीं आ रहा हो, चाहे पाइल्स का इन्फेक्शन है, तो वहाँ पस जम जाता है। तो उस वक्त तो पेशेंट को फीवर भी आएगा, पेशेंट बहुत टॉक्सिक रहेगा। और हमारे एनल की जगह में ग्लैंड्स होते हैं, उनको एनल ग्लैंड्स बोला जाता है, जिससे एनस की जो एरिया है वो लुब्रिकेट होती है। अच्छा, अगर ये ग्लैंड इन्फेक्ट हो जाता है तो उससे पस बनता है, उसको पेरी एनल एब्सेस बोलते हैं। तो ये 4 प्रकार की बीमारियां हैं, और इसे कैसे डिफ्रेंशिएट करना मैंने बताया है जी। तो जैसे आपने कहा एब्सेस में पस निकलता है, हाँ, और जो फिस्टुला उसमें भी पस निकलता है, तो हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन? जब तक पस जो जमा है, मतलब लैट्रिन की जगह से अगर पस जमता है और वो चमड़ी के नीचे जमा रहता है, एक बार चमड़ी में घाव हो गया और पस चमड़ी की तरफ से बाहर आने लगा, तो अब ये 2 छेद हो गए जो कनेक्ट हो जाते हैं, एक जो गुदा द्वार में रहता है और एक छेद जो स्किन के तरफ रहता है। तो ये 2 छेद एक नाली के तरह कनेक्ट हो जाते हैं, और इसको फिस्टुला बोलते हैं। फिस्टुला। और जब तक ये घाव बनता नहीं है बाहर का, जब तक ये एब्सेस रहता है। जी। क्या कारण हो सकता है सर, मतलब ये जो आपने जितने 4 बीमारियों के नाम गिना है, फिस्टुला, पाइल्स, फिशर्स, एब्सेस वगैरह, तो इसके कॉमन कॉजेस क्या हो सकते हैं? सबसे बेसिक कॉज है इसका कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मतलब अगर आपको कब्जियत है और आपको अगर लैट्रिन पास नहीं हो रही है बराबर, हार्ड स्टूल्स हो रहे हैं, तो ये सब बीमारियां होती है। अब कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, इसके रीजंस अलग होते हैं। अगर पेशेंट का डाइट बराबर नहीं है, मतलब उसका खाने का समय बराबर नहीं है, वो अगर रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, पानी कम पी रहा है, और भोजन में फाइबर्स कम है, एक अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30 ग्राम फाइबर हमने रोज़ लेना चाहिए, तो इन सब चीज़ों की कमी से स्टूल्स हार्ड हो जाते हैं, या पेशेंट को स्टूल्स पास नहीं होते बराबर, जिसके कारण वो स्ट्रेन करता है, यानी लैट्रिन में जाने के लिए दम लगाता है। अब ये दम लगाने से क्या होता है कि वहाँ की जो मांसपेशियाँ होती हैं, जो वेसल्स होते हैं, वो थोड़े लूज हो जाते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, क्योंकि अपन उस पर स्ट्रेन दे रहे हैं, तो ये प्रोलैप्स होने लगते हैं, लैक्स हो जाते हैं, और उसके कारण पाइल्स हो जाते हैं। जी। देखो, पाइल्स सभी को होते हैं, मतलब नॉर्मल आदमी को भी पाइल्स है, और जो पाइल्स की कंप्लेंट लेके आता है उनको भी पाइल्स है। जैसे कि अपेंडिक्स सभी के शरीर में होता है,
जिसमें अगर इन्फेक्शन हो गया तो उसको निकालना पड़ता है। वैसे पाइल्स का है कि पाइल्स सभी को होते हैं, लेकिन जिसके पाइल्स बड़े हो जाते हैं, जिसमें खून जाता है, उन्हीं को ट्रीटमेंट लगता है। राइट। तो जैसे मैंने कारण बताया कि कॉन्स्टिपेशन मेजर कारण है। दूसरा होता है कि लॉन्ग स्टैंडिंग जो जॉब होते हैं, जैसे कंडक्टर्स हो गए या पुलिसमैन हो गए या सर्जन्स हो गए, जिन्हें खड़े खड़े बहुत काम करना पड़ता है, उसके कारण ग्रेविटी के कारण वहाँ पर स्ट्रेन आता है। दूसरा वेट लिफ्टिंग जो लोग करते हैं उनको भी वो स्ट्रेन पाइल्स के या एनोरेक्टल रीजन में आता है, जिसके कारण गुदा दौर की नसें बड़ी हो जाती है, ब्लड वेसल्स बड़े हो जाते हैं, वो पाइल्स को लीड करते हैं। फिशर जैसे मैंने बताया कि यूजुअली हार्ड स्टूल से होते हैं। जब भी अगर आदमी को हार्ड स्टूल होते हैं, वो ताकत लगाता है तो वो जगह कट जाती है, और एक बार वो जगह कट गई तो हम यूजुअली रोज मोशंस पास करते हैं तो वो जगह भरती नहीं है, घाव भरता नहीं है, हील नहीं होती है। और वो अगर हील नहीं होती तो उसको क्रोनिक फिशर बोलते हैं। धीरे धीरे वो क्रोनिक में हो जाता है और ऐसे फिशर को ट्रीटमेंट लगता है। राइट। अगर पेशेंट पहले 2-4 दिन में आ जाता है तो ये ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जाता है, जिसमें ऑपरेशन नहीं लगता है फिशर में। और फिस्टुला जो मैंने बताया कि यूजुअली एक ग्लैंड होता है वहाँ पे, हमारे 2 स्पिंटर्स होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्पिंटर। वो 2 स्पिंटर के बीच में ग्लैंड होता है, जिसे क्रिप्टोग्लैंडुलर रीजन बोलते हैं, ग्लैंड्स बोलते हैं। इसमें से एक लुब्रिकेटिव सब्सटेंस अपने एनस में आता है। तो ये सब्सटेंस जिस नाली से अपने एनस में आता है, वो नाली अगर ब्लॉक हो जाती है तो ये ग्लैंड इन्फेक्ट हो जाता है। और उसमें पस होता है, और बाद में जब पस फूट जाता है तो ये फिस्टुला बन जाता है। तो एक अनुमानता ऐसी है कि 50% लोग जिसमें एब्सेस बन गया है वो ऑपरेशन के बाद, मतलब एब्सेस के ऑपरेशन के बाद फिस्टुला में कन्वर्ट होंगे। ऐसा एक अनुमान जी। हाँ, बट वो क्यूरेबल है सर आगे चलकर ये फिस्टुला? सब डिसीजेस क्यूरेबल है। पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, एब्सेस, एवरीथिंग आर क्यूरेबल। इससे एक और रिलेटेड प्रॉब्लम उठ खड़ा होता है सर, वो है IBS, इरिटेटिंग बाउल सिंड्रोम। तो मतलब पेशेंट को जनरली, जो आम दर्शक है उनकी भलाई के लिए बता रहा हूँ, कि जैसे फील होता है कि उनको जाना है मोशन के लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, या फिर बाद में उसके कारण भी ये पाइल्स बढ़ सकता है सर? हाँ जी। मैं अब जब IBS की बात करें तो मैं कैंसर की भी बात करना चाहूँगा इस तरफ, है ना। मैंने जैसा डिफरेंशिएट करना बताया कि पाइल्स, फिशर, फिस्टुला में कैसे डिफरेंशिएट करना, वैसे कैंसर भी कैसा होता है कि कैंसर में पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहेगा, है ना। रिसेंटली अगर कुछ कॉन्स्टिपेशन होता है, भाई 20-25 दिनों से या 1 महीने से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है और दवा लेने से रिलीफ नहीं मिल रहा है। एक दूसरा जो ब्लड जा रहा है जो लैट्रिन में मिक्स है, जैसे मैंने आपको पाइल्स, फिशर में बताया कि बूंद बूंद ब्लड जाएगा या तो ब्लड की धार जाएंगी, लेकिन कैंसर में यूजुअली लैट्रिन में मिक्स ब्लड रहता है। बाकी पाइल्स और फिशर में क्या होगा कि ब्लड जाएगा, फिर आपको नॉर्मल कलर के मोशंस होंगे, फिर ब्लड जाएगा। बट कैंसर में वो ब्लड मिक्स रहेगा, क्योंकि कैंसर थोड़ा ऊपर रहता है और उसमें म्यूकस जाएगा। तो ये एक कुछ चीज़ है जिससे वो ये डिफरेंशिएट कर सकता है कि पाइल्स, अपने को पाइल्स है कि कैंसर है, राइट। अब रहा सवाल IBS का। जब IBS डिस्कस होता है तो मुझे एक सेंटेंस बहुत अच्छा याद आता है, जो हमारे योगा आचार्य है रामदेव बाबा जी, उन्होंने बताया था कि नहीं होगा मोशन तो कैसा होगा प्रमोशन। ये एक IBS के खास सिम्टम्स है, क्योंकि IBS जो रिलेटेड होता है वो स्ट्रेस से रिलेटेड होता है। पेशेंट को यूजुअली फील होता है कि मुझे मोशन नहीं हुए, और उसका ध्यान हरदम पेट की तरफ रहता है। उसे लगता है मैंने मोशन जाना चाहिए, फिर वापस आता है, फिर पेट ऐसा लगता है उसे फूला फूला है, और पूरा ध्यान उसका पेट की तरफ रहने से वो अपनी स्ट्रेस रहता है और अपने काम बराबर परफॉर्म नहीं कर पाता है, और शायद इसलिए उसका प्रमोशन नहीं होता है। तो वो शायद यही कहना चाहते हैं कि नहीं होगा बराबर मोशन तो कैसे मिलेगा प्रमोशन। और इस पे मूवी भी आई है अमिताभ बच्चन की, जिसपे IBS को काफ़ी दूर तक के बताया, काफ़ी अच्छे से समझाया गया है, जिसमें अमिताभ बच्चन छोटे से एक ये बताया है, उसमें मुझे याद नहीं आ रहा है नाम जी। तो IBS बेसिकली जो है वो मेंटल से रिलेटेड है, मतलब अपने दिमाग से रिलेटेड है, जिसमें पेशेंट को हरदम लगेगा पेट फूला है, पेशेंट को लगेगा मेरे मोशन साफ नहीं हो रहे, या उसे बार बार मोशंस लगेंगे, या तो कभी पतले पतले मोशंस होंगे और फिर कभी कॉन्स्टिपेशन होगा, ठीक है। तो IBS में जब मोशंस अगर बराबर नहीं होते हैं या बार बार होते हैं तो अगेन अपने गुदा द्वार में स्ट्रेस आता है, जिससे पाइल्स हो सकते हैं। IBS के काफ़ी ट्रीटमेंट है,
लेकिन कारगर ट्रीटमेंट कोई नहीं है। हाँ। और जैसे आपने कहा कि एक मेंटल स्टेट है मेंटल आपका, स्टेट है, तो उसको ठीक करना ज़्यादा, उसको ठीक करने के लिए हाँ। मैं यही एडवाइस करूँगा पेशेंट से कि वो मेडिटेशन पे ध्यान दे, स्ट्रेस फ्री रहे, तो उनका IBS अपने आप ठीक होगा। जी सर, आमतौर पे देखा गया कि जैसे पाइल्स कहिए, फिस्चुला कहिए, फिशर्स कहिए, इवन IBS कहिए, कुछ अक्रॉस द काउंटर जाके कुछ लोग एक मेडिसिन ले लेते, कुछ टेम्प्रेरी रिलीफ मिल जाए शायद उनको, और उसके बाद फिर वो ख़त्म कर देते, फिर कुछ दिनों के बाद फिर वो वापस शुरू हो सकता है। लेकिन व्हेन इज़ द राइट टाइम टू कंसल्ट अ डॉक्टर? मुझे लगता है राइट टाइम इज़ ऑलवेज द फर्स्ट टाइम वेन एवर द पेशेंट इज़ फीलिंग। अगर पेशेंट को लगता है कि मुझे ब्लीडिंग हुआ है तो उन्होंने ज़रूर कंसल्ट कर देना चाहिए पहले। इसीलिए कि सबसे पहले जो पेशेंट के मन में डर है कि ये कैंसर तो नहीं है, वो रूल आउट हो जाएगा, तो आधी बीमारी उसके वैसे ही ठीक हो जाएंगी। दूसरा कि अगर इनिशियल स्टेज में कंसल्ट करता है पेशेंट, जैसे कि मैंने बताया फिशर में अगर अक्यूट फिशर है, पहले ही आ जाता है, पहले 1-2 बार के दर्द में या ब्लीडिंग में, तो वो मेडिकली ट्रीट हो सकता है, उसके लिए आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं गिरेगी। वैसे ही ग्रेड 1 अगर पाइल्स है तो अगर पेशेंट जल्दी आ जाता है तो शायद मेडिकली वो ठीक हो जाए और आगे प्रोग्रेस ना हो। तो फर्स्ट टाइम इज़ ऑलवेज कि पेशेंट जल्दी से जल्दी कंसल्ट कर ले। लेकिन फिर भी पेशेंट काउंटर पे मेडिसिन ले लेते हैं, जैसे आप कोई भी मेडिसिन लीजिए, आयुर्वेदिक लीजिए, होम्योपैथिक लीजिए, एलोपैथिक लीजिए, मेन एम होता है कि स्टूल सॉफ्ट होना चाहिए, चाहे कोई भी दवा हो। तो सब अल्टीमेटली उनका एम वही रहता है, तो काउंटर से भी मेडिसिन लेता है तो कुछ दिन के लिए स्टूल सॉफ्ट हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ कुछ ही दवाइयाँ मिली है जिससे स्टूल सॉफ्ट होता है, इसलिए उसको कुछ ही दिन आराम गिरेगा, बाद में फिर से उसको तकलीफ होगी। ये एक तो ही नीड्स टू बी एज नॉर्मल एज पॉसिबल, काउंटर या मेडिसिन पे डिपेंड ना करते हुए। हाँ, डॉक्टर्स को कंसल्ट करना मुझे लगता है जी, चाहे वो कोई भी फील्ड का डॉक्टर हो, बट क्वालिफाइड डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। जैसे कि एक कहावत है अंग्रेजी में, स्टिच इन टाइम सेव्स Saves the नाइन। nine, तो ऑब्वियसली जितना जल्दी जाओगे आप उतना अच्छा आराम गिरेगा, आपको दवाइयों से भी ठीक हो सकते हैं। जी जी सर, एक ऐसे कोई स्पेसिफिक टेस्ट रहते हैं, इसको आप डायग्नोस कैसे करते हो कि कोई स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं इनके लिए? कोई स्पेसिफिक टेस्ट तो ऐसा नहीं होता है। 100% डिसीजेज जो है वो डॉक्टर से कंसल्ट करने से, जब डॉक्टर से बात करने से या फिर डॉक्टर जब एग्जामिन करता है उससे पता चल जाती है। हालांकि एक स्कूल ऑफ थॉट है जो बोलता है कि हर ब्लीडिंग पाइल्स में सिग्माइडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी, जिसे दूरबीन द्वारा अपने आंतड़ियों की जांच बोलते हैं, बड़े आंतड़ियों की जांच करना चाहिए ताकि कैंसर रूल आउट हो। एक स्कूल ऑफ थॉट है कि वो हर पेशेंट में करते हैं। कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं, हर पेशेंट में करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ पेशेंट्स जो मैंने जैसे कहा कि रिसेंटली कॉन्स्टिपेटेड है, कॉन्स्टिपेशन रिलीव नहीं हो रहा है, जहाँ पे डॉक्टर को सस्पिशन लग रहा है कि शायद इसको कैंसर हो सकता है, इसका एज ज़्यादा है, या जहाँ पे ब्लड मिक्स्ड विथ स्टूल और म्यूकस आते हैं, इसमें ज़रूर एक कोलोनोस्कोपी या सिग्माइडोस्कोपी करना चाहिए। दूसरा होता है फिस्चुला, जिसमें टेस्ट लगती है। अगर आपको लगता है ये फिस्चुला बार बार हो रहा है, या पहले कहीं भी ट्रीटमेंट लिया फिर से आया है ट्रीटमेंट के लिए, या ये कॉम्प्लिकेटेड फिस्चुला है, तो उसमें एक MRI एडवाइस किया जाता है। कई डॉक्टर्स MRI एडवाइस करते हैं और उसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। तो ये 2 स्पेसिफिक टेस्ट है जो डिपेंड करता है स्टेज ऑफ डिसीज पे या पेशेंट के प्रेजेंटेशन पे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जी। सर, आप GI गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सर्जरी, लेप्रोस्कोपी में, फिर एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी और बेरियाटिक सर्जरी, इन सब में महारत आपने हासिल की है, तो हाउ डू यू डिफरेंशिएट कि कौन से मेथड, इक्विपमेंट किस पर लागू किया जाए? मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सर्जरी ऑटोमेटिकली आप सडनली तो नहीं करोगे आप? नहीं। या फिर लेप्रोस्कोपी जो है वो भी आप सडनली यूज़ नहीं करोगे? हाँ। पाइल्स के लिए बात पाइल्स के लिए नहीं, देखो पाइल्स के लिए सर्जरीज अलग ही है। मतलब आपका जो लेप्रोस्कोपी है वो पेट के सर्जरीज के लिए, जैसे पेट के में गॉल ब्लैडर में स्टोन से, या पीडियाट्रिक सर्जरी है। तो मूल जड़ वहाँ पर है सर, पेट में, मतलब पाइल्स की? नहीं, ऐसा नहीं कहा। डाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ? हाँ, डाइजेशन तो ऑफकोर्स रिलेटेड है। मैंने जैसे पहले भी कहा कि अगर कॉन्स्टिपेशन बराबर नहीं हो रहा, कॉन्स्टिपेशन अगर रहता है, मोशन साफ नहीं हो रहे हैं, तो पाइल्स फिशर या फिस्चुला हो सकते हैं। बट इसका मेन कारण ऊपर नहीं होता है, अपने गुदा द्वार में ही होता है। और गुदा द्वार में ही कॉन्स्टिपेशन होने के कारण, या पेशेंट, कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट जैसे ऑफिस में है, बेसिकली आप फीमेल्स को ले लीजिए, हमारे इंडिया में उतना अच्छा कल्चर नहीं है कि फीमेल्स के लिए एक अच्छी बाथरूम या अच्छा फ्रेश रूम हो, और फीमेल्स यूजुअली फिर अवॉइड करते हैं ऑफिस में मोशंस जाने को, अगर मोशंस लगता है तो। और वो मोशंस उनके जमा होते हैं और फिर वो हार्ड हो जाते हैं,
इसके लिए फीमेल्स में फिशर बहुत कॉमन दिखता है। यंग गर्ल्स जो होते हैं पढ़ाई में लगे रहते हैं, 10th 11th 12th, पानी लेट नाइट तक जगते हैं, पानी पीने से यूरिन लगेगा, इसलिए पानी कम पीते हैं, उतना टाइम वेस्ट होगा और इसके कारण उनको हार्ड स्टूल्स होते हैं। तो आजकल काफ़ी यंग फीमेल्स में और लेडीज़ में फिशर की बीमारी देखने में आ रही है। और पर्टिकुलरली मैं इस बात को कहूँगा कि यंग फीमेल्स जिनकी डिलीवरी अभी हुई है उसमें फिशर बहुत कॉमन है। ये बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन। वो ओनली टेम्पररी फेस होता सर या फिर बाद में इट मे लीड टू अ क्रोनिक? इट मे लीड टू अ क्रोनिक अगर उसको टाइम पर उसका इलाज नहीं किया गया है तो। अच्छा। पुराने ज़माने में हमारी नानी दादी होती थी, अब तो नए ज़माने की नानी दादी आ गई हैं। पुराने ज़माने की नानी दादी हमें काढ़ा देती थी, कैस्ट्रॉल, हाँ कैस्टर ऑयल या काढ़ा देती, जब डिलीवरी होती थी एक सूट वूट बना के काढ़ा बनाती थी जो हर गांव में डिलीवरी के बाद मिलता था। वो काढ़े का एक खासियत होती थी कि उससे मोशन साफ होते थे और इसीलिए पेशेंट्स या फिर उनकी बहुएं या बेटियां सफ़र नहीं होती थी। आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, अर्बनाइजेशन हो गया है जहाँ पे ये सब फैसिलिटीज़ नहीं है, इसीलिए ये काफ़ी देखने में आया है फिशर या जी। सर ये जो स्टेजेस रहते हैं इस डिजीज़ के और स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ से वो ट्रीटमेंट शुरू कर लेनी चाहिए, ऐसा कुछ इसकी कुछ विधि है ऐसी? ऐसा नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर स्टेज 1 में, जैसे पाइल्स में 4 स्टेज होते हैं, स्टेज 1 2 3 4। फर्स्ट में ब्लीडिंग ही होता है, सेकंड में कुछ मसासरी का बाहर आ जाता है, थर्ड में मसा इतना बड़ा हो जाता है कि उसे हाथ से अंदर ढकेलना पड़ता है और फोर्थ में हाथ से ढकेलने पे भी मसा अंदर नहीं जाता है। अगर स्टेज 1 में अपने ट्रीटमेंट ले लिया तो इसको अपन स्टेज 2 3 4 में प्रोग्रेस होने में रख सकते हैं। वैसे फिस्टुला होता है, फिस्टुला में 2 प्रकार होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स और एक सिंपल फिस्टुला होता है। अगर सिंपल फिस्टुला का ट्रीटमेंट जल्दी हो जाता है तो सिंपल कॉम्प्लेक्स में नहीं कन्वर्ट होगा, हालांकि कॉम्प्लेक्स कभी कभी इनिशियली भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बट सिंपल फिस्टुला भी कॉम्प्लेक्स बन सकता है अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रॉपर डॉक्टर से नहीं लिया गया। और फिशर भी जैसा मैंने बताया अक्यूट और क्रोनिक होता है। अक्यूट अगर आपने जल्दी पहले ट्रीटमेंट ले लिया पहले ही इसमें तो वो क्रोनिक नहीं होगा, ऑपरेशन की जरूरत नहीं गिरेगी। तो वही स्टिच इन टाइम सेव्स द नाइन, जितना जल्दी डॉक्टर के पास जाओगे उतना आपको फायदा होगा, रिलीफ मिलेगा। नॉर्मल टाइम ऑफ मोशंस कितनी होनी चाहिए सर, मतलब क्लियर हो जाना चाहिए ऐसा? और कुछ लोग मैंने देखा कि 1 बार, कभी 2 बार, कभी 3 बार, फिर तो नॉर्मली कितने बार इज आइडियल? आप उसके बाद अगर कुछ डेंजरस मानेंगे, आप अगर इंटरनेशनल डेफिनेशन देखेंगे तो इंटरनेशनल डेफिनेशन के हिसाब से आपको हफ्ते में 3 बार अगर मोशंस होते हैं तो दैट इज सफिशिएंट फॉर योर बॉडी, अगर इसको एक एकेडमिकली डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए। हफ्ते में 3 बार है ना। बट अपनी इंडियन मेंटालिटी ऐसी है कि वो हमें रोज मोशन होना चाहिए, और अगर हमें रोज मोशन नहीं हुआ तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हमने इंटरनेशनल डेफिनेशन के तरफ न ज़्यादा ध्यान देते हुए पर्सनली या नेशनलिटी के हिसाब से या फिर हर कंट्री के हिसाब से उसे देखना चाहिए। अगर इंडियन को रोज मोशन नहीं होता है तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसका डेफिनेशन मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए कि हर आदमी से वो डिफर होता है। जिसे एक दिन रोज जाने की आदत है, अगर उसे वो रोज नहीं हो रहा है तो उसको कॉन्स्टिपेशन हो गया है। जिसे 3 बार जाने की आदत है उसको अभी 1 बार ही हो रहा है कुछ दिनों से, तो उसके लिए वो कॉन्स्टिपेशन है। जिसे सॉफ्ट स्टूल्स होते हैं लेकिन अब हार्ड स्टूल्स हो रहे हैं तो उसके लिए वो कॉन्स्टिपेशन है। तो मुझे लगता है ये सब्जेक्टिव है कि कॉन्स्टिपेशन हर आदमी के लिए डिफरेंट होता है। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी इंडियंस ने भी ये मेंटालिटी से थोड़ा बाहर आना चाहिए कि हमें रोज़ मोशंस होना चाहिए, क्योंकि अब अपनी फूड स्टाइल बदल चुकी है, वेस्टर्न फूड आने लगा है, अपने लाइफस्टाइल हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, वेस्टर्न स्टाइल हो चुकी है, वेस्टर्न चीज़ें हमारे किचन में बनने लगी है, तो हमने वेस्टर्न डेफिनेशन भी अब हमें फॉलो करना चाहिए। जी, आइडियली स्पीकिंग कितनी बार जाना चाहिए सर, मतलब इट इज़ नॉट हार्मफुल या कुछ ऐसा खतरा नहीं है ऐसा बोल सकते? ऐसा तो मैंने बताया कि हफ्ते में अगर 3 बार होता है तो दैट इज सफिशिएंट, फेयर इनफ। सर कहते हैं ना जैसे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो ये प्रॉब्लम्स न हो इसके लिए क्या क्या हमने सावधानियां बरतनी चाहिए? सावधानियां यही है कि अपनी लाइफस्टाइल बराबर होनी चाहिए। एक तो मोशन जाने का टाइम भी फिक्स होना चाहिए। आप अगर सवेरे जा रहे हैं तो वो एक टाइम फिक्स होना चाहिए ताकि हमारे बॉडी को वो आदत गिर जाए कि उस वक्त मोशंस लगे। किसी किसी को चाय पीने के बाद होता है, किसी को नाश्ते के बाद होता है, जो भी है,
लेकिन उनका एक रेगुलर टाइम होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने अवॉइड नहीं करना चाहिए। अगर मोशन लग रहा है और जगह मिलती है तो आपने मोशन जाना चाहिए, शर्मा के उसको और आगे नहीं ढकेलना चाहिए, क्योंकि जो स्टूल अगर हमारे इसमें जमा है उसमें का पानी अब्जॉर्ब होते जाता है और उसके कारण वो स्टूल्स हार्ड हो जाते हैं। फिर बॉडी को भी वो आदत हो जाती है कि अभी मोशन अपने को पोस्टपोन करना है, तो वो फिर कॉन्स्टिपेशन में डेवलप हो जाता है। तीसरा कि अभी इंडियंस जो है कमोड यूज़ करने लगे हैं। हमारी जो इंडियन स्टाइल थी, सीट थी, नाउ इट इज़ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड दैट इज़ द बेस्ट पोजीशन टू हैव अ मोशंस। वहाँ के मसल्स रिलैक्स होने के लिए, वहाँ का जो एंगल आता है अपना रेक्टम का एनल से, वो एंगल के लिए, तो इट इज़ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कि स्क्वैटिंग पोजीशन जो इंडियन स्टाइल थी दैट इज़ द बेस्ट पोजीशन। और अभी आप देखेंगे तो कमोड्स है, आजकल कमोड के नीचे एक स्टूल सरीका दे दिया जाता है ताकि पैर ऊपर आ जाए, ताकि वो स्क्वैटिंग पोजीशन मिले। अच्छा, तो दैट इज़ द बेस्ट पोजीशन। तो इंडियन ही स्टाइल यूज़ कीजिए या फिर अपने अगर जो मॉडिफाइड कमोड यूज़ कीजिए, जिससे आपको मोशन साफ होंगे। इसके अलावा फाइबर्स आना चाहिए 25 to 30 ग्राम्स पर डे। यानी मैं कहूँगा कि ग्राम्स तो हम गिनेंगे नहीं, एक बाउल सलाद खाने के साथ और रात को सोने के पहले एक बाउल फ्रूट्स अगर खा लेते हैं तो ये सफिशेंट है। मैं इस यहाँ पर ये जरूर कहना चाहूँगा कि जूस और फ्रूट, अब बहुत पेशेंट्स आते हैं, सर हम जूस पी लें क्या? जूस बहुत अच्छा होता है। जूस आपको बहुत ज़्यादा कैलोरी देगा, लेकिन उससे मोशन फाइबर नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें फाइबर नहीं होंगे। तो इट इज़ ऑलवेज अ होल फ्रूट विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू योर बॉडी रादर दैन जूस। और जो जूसेस आप मार्केट से लाते हैं उसमें पूरी शुगर मिली होती है, हमें ये भी नहीं मालूम कि वो फ्रेश दे रहा है कि कुछ उसमें मिला रहा है, चाशनी मिला रहा है या कुछ फ्लेवर मिला रहा है। तो इट इज़ ऑलवेज अ फ्रूट विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट, और फ्रूट ही हमने खाना चाहिए, बिकॉज बेसिक आइडिया उसके अंदर का फाइबर आना चाहिए। सर ये फाइबर सप्लीमेंट्स में आने लगे जैसे इसबगोल टाइप की वगैरह, तो हाउ हार्मफुल इज इट? दे आर नॉट हार्मफुल, बट इफ यू आर टेकिंग इट रेगुलरली देन इट कैन बिकम हैबिचुअल टू यू। ठीक है, तो अगर आप रोज ले रहे हैं, अभी कई पेशेंट्स होते हैं रोज लेते हैं, अब हमने ऐसे भी देखा है कि कॉलेज लाइफ के बाद चालू कर देते हैं, और ये पेशेंट अगर कॉलेज से ही अपने कुछ ना कुछ लैक्सेटिव, कुछ ना कुछ फाइबर जो कि मेडिकेटेड फाइबर्स है या इसबगोल है या फिर ऐसे टाइप के जो फाइबर्स लेते हैं, फिर बॉडी को आदत गिर जाती है ना। पहले 2 चम्मच से होंगी, फिर 3 चम्मच लगेंगे, फिर 4 चम्मच लगेगा, फिर इसबगोल के साथ आपको कोई टैबलेट्स भी लगेंगी, और जब 50-60 ईयर्स के हो जाते हैं तो 4-4, 5-5 चीज़ें लगेंगी जिससे आपको मोशंस होंगे। तो ये अवॉइड करना चाहिए। जी सर, पाइल्स की सर्जरी होती है, उसके बाद चांसेस ऑफ रिकरेंस क्या है सर? मतलब बार बार फिर से होने के चांसेस है या फिर आपने प्रिकॉशंस नहीं लिए इस वजह से हो रहा है? ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। मुझे जब भी पेशेंट आता है बोले सर आपने ऑपरेशन करने के बाद हमें फिर से होगा क्या? तो मैं बोला आपको किसने बताया? तो बोले हमको आसपास के लोगों ने बताया। मैं उससे जरूर ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि जिसका ऑपरेशन हुआ उसने बताया कि आजू बाजू के किसी ने बताया जिसका ऑपरेशन नहीं हुआ? तो उसका यही जवाब रहता है कि सर वो आजू बाजू के रिलेटिव ने बताया, मतलब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले। हाँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले, कि वो पाइल्स फिर से हो जाता है। बेसिकली ये पहले से ही कंसेप्ट गलत हुआ है कि जो पहले ही ट्रीटमेंट होता था वो क्वैक्स के पास होता था, जो बराबर नहीं होता था, इसके कारण उनको रिकरेंस होता था, और वो अब मन में लोगों के हो गया है कि पाइल्स का ऑपरेशन होने के बाद वो फिर से हो जाता है। हालांकि चांसेस ऑफ रिकरेंस है 2%, 5% तक के रिकरेंस रहेंगे, और मैं कहूँगा एक्सट्रीम केसेस में होते हैं। यूजुअली रिकरेंस नहीं होता है अगर आपने बराबर इंस्ट्रक्शन फॉलो किए, आपके इमोशन साफ होते रहे। हाँ, और 20-25 साल बाद अगर हो जाते हैं एक आध को, तो वो तो ऐसा 100% गारंटी किसी भी नहीं रहती है। और मैं लोगों को ये भी कहूँगा कि जो शर्तिया इलाज या फिर 100% गारंटी जो क्लेम करते उन पे विश्वास न करिए। और ऐसा होता है। जी सर, अक्सर सुना है कि इसमें एक 3 o'clock, 6 o'clock, 9 o'clock पोजीशंस होते हैं, ये होता क्या? हमारे आम दर्शकों को जरा समझा। हमारे पास जो हमारे गुदा द्वार की रचना होती है, उस रचना के अनुसार वहाँ पे 3 बड़े वेसल्स होते हैं जो यूजुअली 3, 7 और 11 पोजीशन में होते हैं। अगर पेशेंट लेटा हुआ है तो आप समझिए कि जो हमारे ऊपर का भाग है वो 12 रहेगा और नीचे का भाग 6 रहेगा। ऐसा क्लॉक आप इमेजिन कर सकते हैं। 12 और 6, और उस हिसाब से 3, 7 एंड 11 ये क्लॉक की जो पोजीशन है। यहाँ पे बड़े वेसल्स जो रहते हैं, 3 बड़े वेसल्स आते हैं जो शरीर रचना में जो बड़ी
जो ब्लड की नसें हैं वो 3, 7 और 11वें पोजीशन पे आती है, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा बड़े पाइल्स बनते हैं। क्या होता था कि पहले जो यही रचना थी और यही रचने के हिसाब से ऑपरेशन होता था। पहले जो ओपन ऑपरेशन होता था वो ये 3 पोजीशन पे होता था, ठीक है ना। तो बाकी भी वहाँ पे छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं जिसका इलाज नहीं हुआ जाता था, और ये एक कारण था कि रिकरेंस होने के चांसेस। ये छोटे जो ये 3 पोजीशन छोड़ के जो जगह रह जाती थी वहाँ के ब्लड वेसल्स बड़े हो जाते थे और फिर वो ब्लीडिंग होता था, तो ये एक रिकरेंस के चांसेस रहते थे। हालांकि आजकल नए नए चीज़ें आ गई हैं, हमारी समझ में भी सुधार हुआ है, शरीर रचना में कंसेप्ट्स बदले हैं। अब ऐसा होता है कि पूरा का पूरा जो वेसल्स है या पूरे के पूरे चारों और तरफ इलाज किया जाता है ताकि रिकरेंस ना हो। सर, ये अगेन एक रूमर है या फिर एक कंफर्म्ड सोर्स है कि फिस्टुला ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है एज कम्पेयर टू अदर डिसीजेस। फिस्टुला बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिसीज है। इसमें मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि जैसा हमने बोला कि रिकरेंस, फिस्टुला में रिकरेंस अराउंड 10% रहते हैं, 5 to 10% का रिकरेंस चांसेस है, इसलिए हम इसे कॉम्प्लिकेटेड कहते हैं। दूसरा, जो भी फिस्टुला होता है यूजुअली वहाँ के जो नसें है, जैसे मैंने स्पिंटर्स है, इंटरनल हमारे 2 स्पिंटर्स होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, जो हमारे मोशंस को कंट्रोल करते हैं, है ना, जिसे हम होल्ड करके रख सकते हैं, और यूजुअली फिस्टुला इन मसल्स के थ्रू जाता है। तो अगर इसका इलाज बराबर नहीं किया गया तो आदमी का कंट्रोल जा सकता है। ये कंट्रोल उसी वक्त जाता था जब क्वैक्स ट्रीटमेंट करते थे। अभी भी पेशेंट्स बोलते हैं कि साहब वो आप ऑपरेशन करेंगे, वो तो पाइल्स का ही बोलता है, हालांकि उसको फिस्टुला, तो वो हमारा कंट्रोल तो नहीं चले जाएगा। हालांकि मैंने आज तक के ऐसा कोई पेशेंट नहीं देखा है जो भी मेरा जिसका कंट्रोल गया, चाहे वो मैंने ट्रीटमेंट किया हो चाहे किसी दूसरे क्वालिफाइड डॉक्टर ने किया हो। तो ये डर पेशेंट ने अपने मन से निकाल लेना चाहिए कि ऑपरेशन से कंट्रोल जाता है अगर वो प्रॉपर डॉक्टर से इलाज कराता है। तो इसमें वही कॉम्प्लिकेशन है कि अगर वो स्पिंटर्स को डैमेज होता है तो इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, इसीलिए अच्छे डॉक्टर से जिसको नॉलेज है उससे अगर कराते हैं तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, इनकॉन्टिनेंसी का प्रॉब्लम नहीं आएगा। सर, समय समाप्त हो रहा है, एक मैसेज अगर आप दे देंगे दर्शकों को। नागपुर के दर्शकों को यही एक मैसेज मैं देना चाहूँगा कि हमें स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, मैक्सिमम बीमारियों का कारण ही स्ट्रेस होता है। एक, आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए सवेरे उठ के, आपको एक्सरसाइज करने से वेलबींग रहेगा, वेलबींग लेने से आप हेल्दी रहेंगे, हेल्दी रहने से आपका काम बराबर रहेगा और आप चेयरफुल रहेंगे और आप वेल्दी बनेंगे। तो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू योर रेगुलर लाइफस्टाइल। आप सवेरे जल्दी उठिए, एक्सरसाइज करिए, खाना टाइम पर खाइए, फ्री रहिए और कॉन्फिडेंट रहिए, ताकि आपके लाइफ में कोई स्ट्रेस ना हो। और सभी नागपुरियंस को मैं चाहूँगा कि ये फॉलो करें ताकि हम एक आइडियल सिटी जो स्ट्रेस फ्री और हेल्दी सिटी है, ऐसे हम हेल्दी नागपुर बनाएं। थैंक यू वेरी मच सर। और साथ साथ में आपने ग्रीन ड्राइव भी इनिशिएट किया है, प्लांटेशन ड्राइव, तो उसके बारे में क्या मैसेज दोगे? आज पूरा ही दुनिया या हमारी पृथ्वी ग्रीनरी से वंचित होते जा रही है, और मैं सभी से ये मैसेज देना चाहूँगा कि जब भी मौका मिलता है, चाहे उनका घर हो, खेत हो या कहीं पे भी हो, कुछ ना कुछ प्लांटेशन करना चाहिए। आप अपना बर्थडे पकड़ लीजिए, बर्थडे को एक प्लांट आपने लगा दिया तो अगर आप 100 साल जीते हैं तो कम से कम 100 झाड़ तो लग ही जाएंगे। आप अपने बच्चों से भी चालू करिए, बच्चों के बर्थडे पे एक प्लांट लगाने की कोशिश करिए। सिर्फ लगाने, एनिवर्सरीज है, सो मेनी ओकेजन, और सिर्फ लगाने से नहीं होता है, उसका आपको ध्यान भी देना पड़ेगा। जैसे आप अपने बच्चों को पालते हैं वैसे प्लांट को भी पालिए, तो प्लांटेशन बढ़ेगा, अर्थ को वापस ग्रीन बनाना। वापस ग्रीन बनाएगा। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन दिस शो। प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू।